डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोयम है एक्चुअली में ये आपका लिखा हुआ है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन दिस पोयम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली जो है वो एक बहुत ही फेमस राइटर है। इनकी बहुत सारी कहानियां और पोयम्स आप पढ़े होंगे इससे प्रीवियस क्लास में, यानी कि क्लास 9 में। वो वाला कहानी नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो टू वेज, दो रास्ते जो डिवाइड हो रहे थे, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ था। और वो भी पोयम था। पोयम इनके बहुत सारे पोयम्स जो है वो आपको इस कहानी में पढ़ने हैं। डेट कितना है आज? 12 मंथ 2020। इसका हर वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, जो बुक्स में नहीं दिया हो रहेगा वो। ये देखो, ये बहुत ही एक छोटा सा पोयम है। इट इज अ वेरी स्मॉल पोयम एक्चुअली, सिर्फ 2 स्टैंजा का पोयम है। ओके, ये आपका स्टैंजा 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टैंजा समझते हो आप? yes, क्या? एक पैराग्राफ नहीं, देखो ये क्या होता है कि ये जो पोयम के लाइंस होते हैं, जैसे ये पोयम के लाइंस हैं, तो पोयम के लाइंस को हम लोग वर्स बोलते हैं। पोयम के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? और जो कहानी का लाइन होता है, जैसे इसमें ये जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी के जो लाइंस हैं इसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। तो ये जो वर्स वाला लाइन का जो ये प्रोज वाले लाइन का जो मतलब एक पूरा कलेक्शन होता है, जिसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को डील किया गया रहता है, वो एक पैराग्राफ हो गया। लेकिन वर्स वाले लाइन का जो एक ग्रुप ऑफ लाइंस है, सेंटेंस है, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टैंजा। स्टैंजा और पैराग्राफ में पैराग्राफ हम लोग प्रोज में यूज करते हैं और स्टैंजा वर्स में। वर्स जो है वो पोएटिकल लाइंस हुआ, यानी लाइंस ऑफ अ पोएम, sentences of a poem is actually known as a verse, VERSE, verse। अभी आप क्या करोगे कि ये पोयम सिर्फ 2 स्टैंजा का है, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, और दोनों ही सिर्फ 4 लाइंस का स्टैंजा है। इट्स अ वेरी स्मॉल पोयम। और इस पोयम में जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसे ही मतलब उन्होंने एक मूड को जो है वो डिस्क्राइब किया है, जो उनके साथ हुआ, अपने एक दिन के एक्सपीरियंस को पोयम के जरिए जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। ओके, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले इसका राइम स्कीम देख लेंगे। पहले इसका क्या देख लेंगे? राइम स्कीम समझते हो आप? पोयम जो होते हैं वो रिदमेटिकल लाइंस पे लिखा हुआ होता है। ओके, तो रिदमेटिकल लाइंस पे लिखा हुआ होने का मतलब हुआ कि वो मतलब वो राइम करेगा वो उसके जैसे। इस पोयम में जो ये क्रो वर्ड आपका राइम कर रहा है स्नो से, और मी वर्ड राइम कर रहा है ट्री से, और हार्ट आपका राइम करेगा किस पार्ट से, और मूड रूट से। यानी कि ये कैसे राइम कर रहा है? ए राइम कर रहा है सी के साथ, और बी राइम कर रहा है डी के साथ। ये हो गया ACBD। क्या हुआ? ACBD। ऐसे इसका राइम स्कीम हुआ। यहाँ पे हम इसको राइम स्कीम जो है वैसे लिखते हैं, ACBD ऐसे। तो एक स्टैंजा को पढ़ेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रीड द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। Yes। तो ऐसे रिदमेटिकल वे में इसको पढ़ना है। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ के आपको क्या समझ में आया? What did you understand after reading the first stanza? Do you get to know anything from first stanza? फर्स्ट स्टैंजा पढ़ के आपको क्या पता चला? The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। क्या पता चला? कुछ पता नहीं चला। अरे ये तो बहुत ही सिंपल लाइंस है ना, ये तो बहुत ही सिंपल पोएम है, इसमें बहुत ही सिंपल बातें कही गई हैं। जैसे अभी देखो, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow। dust of snow से समझना स्टार्ट करते हैं, वो तो मैं भूल ही गया। पहले जो है वो हमें टाइटल एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? टाइटल। ये हेडिंग, ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम का टाइटल है, इससे हमें क्या पता चलता है? डस्ट ऑफ स्नो से क्या समझे आप? बर्फ का धूल।
हाँ, डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का डस्ट। जनरली जो डस्ट होता है, आप जानते हो कि डस्ट जो है वो हवा में ऐसे फैल जाता है इधर उधर सब जगह। Yes, sir. डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे जो ये डस्ट है, ये किस चीज का डस्ट है? Snow का. स्नो का डस्ट है, कि बर्फ जो कहीं से गिरा है, झड़ा है, या हवा में ऐसे फैला हुआ है, उसका धूल के कण जैसे, ना, दिस इज द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पे देखो, द डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो डस्ट है, ये किस चीज का डस्ट है? Snow का. स्नो का। और ये किसके ऊपर जो है वो गिरा है? ये हम लोग नहीं, ये देखो, सूक डाउन ऑन मी। मी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मी जो है वो आपके पोएट हुए, ओके। Yes, sir. तो इनके ऊपर जो है वो डस्ट ऑफ स्नो सूक करके जो है वो गिराया गया है। सूक डाउन करके जो है वो गिराया गया किसके द्वारा? क्रो के द्वारा. क्रो के द्वारा। और ये क्रो इनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कहाँ से गिराया है? फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, ओके। Yes, sir. तो इसमें यू नो द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो हियर इज एक्चुअली व्हाट इज हेमलॉक ट्री। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? Poisonous. हाँ, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स जो है निकलते हैं। हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्स, ओके। ये जो है वो आपको दिखने में पाइन ट्री के जैसा लगेगा, क्रिसमस ट्री के फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इसके जो ब्रांचेज हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ओके। तो अभी आपको देखो, फर्स्ट सीन में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक ट्री है, ओके। Yes, sir. वो ट्री जो है वो आपका हो गया किस चीज का ट्री? हेमलॉक का. हेमलॉक ट्री है, ओके। इसको हम लोग हेमलॉक ट्री मान लेते हैं। और इस ट्री के ऊपर बैठा हुआ है एक क्रो. आपका क्रो. क्रो। और इधर से जो पोएट है वो इधर से गुजर रहा था, ओके। Yes. तो जब पोएट इधर से गुजर रहा था तो उस समय पोएट के ऊपर क्रो ने इस हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो है वो बर्फ का डस्ट जो है वो गिरा है. मतलब बर्फ ऐसे इस पेड़ को हिलाया होगा, या क्रो वहां पे आके बैठा होगा, तो उसके बैठने से जो ट्री के ऊपर ओ रहा होगा डस्ट, वो सब गिर के उसके ऊपर आ गया होगा, पड़ गया होगा। तो इसका ये जनरली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये ट्री होता है हेमलॉक ट्री, ये जनरली आपको पाया जाता है, माउंटेनियस ट्री है, माउंटेनियस रीजन्स में, या फिर आपको ऐसे ठंडे जगहों पे जो है वो ये पाया जाता है जहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं, स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं। तो ये स्नोफॉल हुआ है तो स्वाभाविक है स्नो जो है उसके ऊपर जमा रहेगा। किसके ऊपर? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के ऊपर। तो वो जैसे ही उस पे अगर कुछ हरकत होगी, कुछ मोशन होगा कि उस पे से बर्फ गिरेगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ से पोएट गुजर रहा था, जिसकी वजह से पोएट के ऊपर जब क्रो उस ट्री के ऊपर आके बैठा, या पहले से ही बैठा हुआ था, ये इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है पोएट में कि पोयम में कि क्रो जो है वो ट्री के ऊपर पहले से बैठा हुआ था, कि वो उसके ऊपर हाँ आके बैठा, उसकी वजह से गिरा कि जब उसमें पहले से ही बैठा हुआ था और पोएट उधर से गुजरा तो उसने अपनी मोशन किया, उसके ऊपर मूव किया, जिसके हिलने से पेड़ पर से जो है वो स्नो गिरा। लेकिन इसमें मेन सीन ये है कि इस सीन से जो है वो एक सैड सिचुएशन को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। फुल स्टैंजा जो है, whole of this stanza is actually presenting before you a very sad scenario, a very despaired situation। एक ऐसा सीन तैयार किया जा रहा है जिसमें निराशा है, जिसमें दुख है, जिसमें गम है, उस तरह का सीन तैयार किया जा रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा सीन तैयार किया जा रहा है? ये हम कैसे बोल सकते हैं? ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि इसमें जो है वो इसमें एक होपलेस सिचुएशन को, होपलेस सीन दिखाया गया है, एक निराशा से भरा हुआ सीन, अ सीन फुल ऑफ होपलेसनेस एंड आपका सैडनेस। ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इधर देखो, जो क्रो होता है ये जनरली किस चीज को डिनोट करते हैं? ये काफी गंदा हो गया, वो ये लिखते हैं, अभी फिर से इसमें लिखना पड़ेगा। वो है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको? लाइट नहीं। छोड़ो, उसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये क्रो जो है वो हमेशा किस चीज को डिनोट करते हैं? बैड थिंग्स। या गुड।
क्रो जो है वो बैड थिंग्स इन ऑस्पिशियस टाइम, और आपका बुरा वक्त दिखाता है। इन ऑस्पिशियस टाइम क्या दिखाता है? In auspicious time. ये ऐसा दिखाता है, मतलब ये डिनोट करता है, हम ये बुरी चीजों को डिनोट करता है। इट ऑलवेज डिनोट्स द बैड ओमेंस। क्या दिखाता है हमेशा? Bad. ये देखो OMEN वाला ओमेन, ओके। इसका मतलब होता है बुरा संकेत, अशुभ संकेत, ये सब दिखाता है क्रो। जब किसी के घर पे आके क्रो बैठ जाता है तो लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही मतलब एक बुरे चीज का मतलब वो संकेत है। इट इज अ बैड ओमेन, ये अशुभ संकेत है। तो ये क्रो आपका इन ऑस्पिशियस टाइम दिखाया, ओके। उसके बाद जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एज इट इज अ पॉइजनस ट्री एज द मीनिंग हैज बीन गिवन इन द बुक, लुक एट हियर, कि ये एक पॉइजनस प्लांट है आपका। ये क्या नाम है इसका? Hemlock tree. हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री जो ये पॉइजनस प्लांट है, तो ये भी आपको कौन सा चीज को डिनोट करते हैं? किस तरह के सिचुएशन को डिनोट करते हैं? बैड ओमेन। ये भी अशुभ, ये दोनों अशुभ चीज है, इन ऑस्पिशियस थिंग है, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस स्टैंजा में पोएट ने एक ड्रामा क्रिएट किया है सैडनेस का, और आपका निराशा से भरा हुआ, जैसे कि सिमेट्री प्लेसेस में होते हैं। जैसे कि कहाँ होते हैं? Symmetry places. सिमेट्री प्लेसेस मीन्स मतलब शमशान, मतलब वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड एंड और बरीड। तो उस शमशान में जैसे सन्नाटा, निराशा और दुख भरा सिचुएशन रहता है, वैसा ही सीन जो है वो इस फर्स्ट स्टैंजा में क्रिएट किया गया है, दो अशुभ चीजों को यूज करके, एक क्रो और एक Hemlock tree. हेमलॉक ट्री। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्रो और हेमलॉक ट्री तो इंसानों के थिंकिंग और इंसानों के ओपिनियन के अनुसार इसको हम लोग बैड ओमेन मानते हैं, Yes, sir. अशुभ चीज। लेकिन वास्तव में ये अशुभ चीज है कि नहीं, वो तो ह्यूमन बींग्स न मानते हैं। लेकिन नेचर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी नेचुरल चीज है, हम भी नेचुरल चीज है। हम लोग किसी और चीज को जो है वो अशुभ रूप में डिनोट करते हैं, ये तो हमारी गलती है, हमारी सोच की वजह से। वो तो हम सोचते हैं ना कि अशुभ चीजों को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, वो वास्तव में तो जरूरी नहीं है कि ये अशुभ चीजों को डिनोट करेगा। Yes, sir. तो इसीलिए पोएट ने जो है सेकेंड स्टैंजा में इस बात का आंसर दिया है कि जिसको हम इनऑस्पिशियस और ओमेन समझते हैं, बैड ओमेन, जरूरत नहीं है कि वो सचमुच में बैड ओमेन और वो इनऑस्पिशियस हो। अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। नाउ रीड द सेकेंड स्टैंजा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. सेकेंड स्टैंजा में वही बात बताया गया है कि भले ही इंसान हेमलॉक ट्री को या क्रो को अशुभ चीज समझते हों, बट ये जरूरत नहीं है कि वो सचमुच में अशुभ ही करे हमारे साथ जब भी हो। जरूरत नहीं है कि क्रो जब भी हमारे घर के ऊपर आकर बैठेगा तो कुछ बुरा होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। ये सिर्फ हम मानते हैं कि ये बुरा चीज है, लेकिन बुरा चीज सचमुच में है कि नहीं वी कैन नॉट प्रूव, और ये है नहीं एक्चुअली में। ये सब इंसानों के सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। It's all in our brain and thinking. How is your thinking? Everything depends on that. Look at here. अभी क्या हुआ कि ये पोएट उधर से गुजर रहा था, और ये सब बातों से हमें पता चलता है कि पोएट सैड था, पोएट Sad था. और ये सेकेंड पार्ट से भी पता चलता है, जब वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड स्टैंजा से भी कि ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब है कि ये जो घटना हुआ भी पोएट के साथ, कि पोएट उधर से गुजर रहा था और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नोइंग हो गया, उसके ऊपर क्या हुआ, मतलब स्नोफॉल हो गया क्रो की वजह से हेमलॉक ट्री के। और अगर किसी के ऊपर हेमलॉक ट्री पर से अगर उसके ऊपर बर्फ गिरा तो और उसको बुरा मानेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पॉइजनस ट्री से मेरे ऊपर स्नो गिर गया तो ये तो मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये पोएट ने लिखा है कि ऑफ अ डे आई हैड रूड, इससे हमें पता चलता है कि वो दिन ऐसे ही बेकार गया था। किसका?
पोएट का वो बहुत ही बुरा दिन जा रहा था। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसका मीनिंग है कि एक ऐसा दिन जिसको पूरा मतलब रिग्रेशन में बिताए थे, रिग्रेट में, रिमोर्स में, पूरे दिन वो रिमोर्सिंग कर रहे थे, रिपेंटिंग कर रहे थे, इतने पछता रिग्रेट कर रहे थे किसी चीजों को लेकर। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिग्रेट? पश्चाताप। वो किसी चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे थे, इसका मतलब है कि उस दिन उन्होंने कुछ गलती कर दी थी। ही somehow committed a big mistake on that day and that is why exactly he was just regretting for the whole day। लेकिन ये जो घटना हुआ उनके साथ, अभी हेमलॉक ट्री से जो बर्फ गिरा तो उनका मूड चेंज हो गया इस एक्शन, इस एक्ट की वजह से। द एक्ट ऑफ क्रो हैज एक्चुअली चेंज हिज मूड। लुक एट हियर, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। किस चीज ने उनके हार्ट को चेंज, उनका मूड चेंज किया? हेमलॉक ट्री नहीं, ये डस्ट ऑफ स्नो जो उनके ऊपर आके गिरा, ओके। ये हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर हुआ, इससे जो है वो एक्चुअली में उनका मूड चेंज हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो गया। किस वजह से चेंज हुआ? ये फर्स्ट स्टैंजा में जो बताया गया कि जो उनके ऊपर जो स्नो का डस्टिंग हुआ, और ये डस्टिंग किया था एक क्रो ने और हेमलॉक ट्री के ऊपर से किया था, तो इसकी वजह से एक्चुअली में जो है वो उनका मूड चेंज हो गया। और उनकी हार्ट में जो पहले से सैडनेस चल रही थी, एक ऐसा दिन जो पूरा दिन समझ रहे थे कि बेकार ही चला गया, पश्चाताप में उनका दिन गुजर रहा था, उनका दिन जो है रिमोर्स में गुजर रहा था, रिग्रेट में गुजर रहा था, वो दिन जो है वो बदल गया उनका मूड ये एक्शन होने की वजह से। और उस दिन जो पूरा का पूरा बर्बादी हो गया था, उसका कुछ पार्ट जो है वो बच गया अभी, और बाकी दिन जो है वो अभी गुजरेगा हैप्पीनेस में। ये जो उनके साथ हुआ, इससे उनको प्लेजर फील हुआ। जैसे आप जा रहे हो, अब जनरली लोगों को होता है कि स्नोफॉल एरिया में उनको बहुत ही प्लेजेंट फील होता है, वाह व्हाट अ सीन, स्नो फॉलिंग हो रहा है, हरियाली है, ग्रीनरी है, ये सब देख के उनको प्लेजर फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जब वो जा रहे थे तो उनके ऊपर जो ये बर्फबारी हुई, तो इससे उनको कैसा फील हुआ? प्लेजर फील हुआ उनको। वो जो है वो काफी और जिसकी वजह से जो उनका दिन पूरा का पूरा जो वो दिन बीता था रूइंग करने में। देखो ये जो वर्ड है RUED, ये रियू का सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है? रियू। और रियू का मीनिंग होता है आपका रिग्रेट और रिमोर्स। रिग्रेट और तो रिमोर्स में जो उनका पूरा दिन बीत रहा था, उस दिन का कुछ समय, यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा हुआ है एंड सेव सम पार्ट, यानी कि दिन का कुछ टाइम, दिन का सम टाइम ऑफ द डे, दिन का कुछ समय जो है वो बच गया। और अभी पूरा दिन जो है वो जो रिमोर्स में बीतने वाला था वो नहीं बीतेगा, और इस घटना की वजह से दिन का कुछ समय जो है वो अच्छे मूड में बीतेगा। दिन का कुछ समय जो है वो अच्छे मूड में और हैप्पी मूड में बीतेगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखो फर्स्ट स्टैंजा में भले ही सब अशुभ करने वाले चीज थे, फिर भी पोएट का जो दुख वाला दिन जो गुजर रहा था, एक पश्चाताप से जो दिन गुजर रहा था, वो हैप्पीनेस में बदल गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि जिसको हम समझते हैं कि जो बुरा था, अभी तो यहाँ पे बुरे चीजों की वजह से ना उसका दिन हैप्पी में कन्वर्ट हुआ। जो पहले से ही सैड चल रहा था उसका मूड हैप्पी हो गया किन चीजों की वजह से? ऐसे चीज जिसको हम समझते हैं कि हमारे लिए बैड ओमेन है, उन सब चीजों की वजह से। यानी कि यहाँ पे ये पोएम हमको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड सिखा रहा है। ये पोएट हमें ये सिखा रहा है कि नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव कैसे निकालना है। ये बस आपका सोच है कि अरे ये बुरा हो गया, ये अभी अच्छा संकेत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं जाएगा। दीज ऑल आर योर थिंकिंग। ये ओपिनियन बदलने के लिए कि लोग बहुत सारी चीजों में समझते हैं ऐसे हो गया, इससे हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, ये अनफॉर्चुनेट चीज है। कैसा चीज है? अनफॉर्चुनेट है, अशुभ संकेत है। लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है, वो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे बुरी चीज नहीं उसका मूड बदल दिया और हैप्पी कर दिया। समझ गए पूरे पोएम में क्या कहा जा रहा है? गुड। टुमारो इन होमवर्क यू विल समराइज द पोएम। इस पोएम का समरी लिख के आएंगे आप। ये देखो पोएम में क्या होता है कि आपको इसमें मैं जैसा मैंने पहले बता दिया कि वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है, पोएटिकल लाइंस में लिखा रहता है। अभी आप इसको जब समरी लिखेंगे तो सिंपल भाषा में, सिंपल सेंटेंसेस में उसका पूरा समराइज कर दोगे आप। ओके, गुड।
ये कुछ हार्ड वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, इसको भी याद कर लेंगे। हेमलॉक ट्री तो अभी आपको दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं, एक पॉइजनस प्लांट होता है जो कि क्रिसमस ट्री और पाइन ट्री जैसा लगता है, वैसे इस शेप का होता है, वी शेप का। ज़्यादातर आपको ठंडे रीजन में और माउंटेनियस रीजन में मिलेंगे, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में ठंडा ही ज़्यादा पड़ता है ऊंचाई वाले जगहों पे। द हायर यू विल गो द कूलर इट इज, ये वाला फ्रेज आप पढ़े होंगे। जितना ऊंचा हम लोग जाते हैं उतना ठंडा मिलेगा। गुड, अभी हम लोग ये पोएम भी पढ़ लेंगे, द फायर एंड आइस पोएम। देखो ये पोएम भी एक आपका सिंबॉलिक पोएम है। ये कैसा पोएम है? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मीनिंग समझते हो आप? कुछ संकेत कर मुझे कुछ बताओ। सिंबॉलिक पोएम कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक मेटाफोरिकल पोएम है। मेटाफोरिकल पोएम है मतलब कि इसमें मेटाफोर्स में बात हो रही है। फायर और आइस वर्ड लिखा हुआ है, बट ये किसी दो अलग चीजों को डिनोट करने के लिए इसमें यूज हुआ है। मेटाफोर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, जब हम उसमें लिखते कुछ और हैं और डिनोट किसी और चीज को कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम विच इन विच फायर एंड आइस सिंबॉलिक टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, जिसमें ये दो अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहा है। किस दो चीज को डिनोट कर रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फायर है, लोग हम लोग फायर का सिंबल तैयार करते हैं। फायर ऐसे जनरली जलता है, और आइस कैसा होता है, ये ऐसे। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, अपोजिट चीज है। फायर और आइस अपोजिट है एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ नहीं जा सकता। अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फायर में आइस डाल देंगे तो फायर बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फायर जलना बंद, बुझ जाएगा वो, इट विल बर्न आउट। क्योंकि ये जो आइस होता है ये तो वाटर ही है ना, ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चीज है। लेकिन एक बुक जो है वो एक राइटर ने लिखा था, उसका बुक का नाम था आपका डेंटिस एंड क्या उसका नाम था, मैं भूल गया हूँ। उसको अपने बुक में लिख सकते हैं एक्चुअली में। उस बुक का नाम था आपका डेंटिस एंड इन्फ्रोनो। क्या नाम था? इन्फेर्नो। ओके, ये जो बुक था डेंटिस एंड इन्फेर्नो, इस बुक में ये बताया गया था कि जो सीनर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सीनर्स समझते हैं आप? उसने मैंने सीन का मीनिंग आपको बताया था परसों, एक दो दिन पहले। समवन हु कमिटेड अ सिन, जो पापी होते हैं, जो पापी होते हैं, सीनर्स। और जिन्होंने समवन हु हैज कमिटेड अ सिन, पाप जिसने किया है, उसको जो है वो ये एक फायर जैसे हेल में रखा जाएगा। ये बुक डेंटिस एंड कौन सा बुक बोला हूँ मैं? डेंटिस इन्फर्नो। हाँ, डेंटिस एंड इन्फर्नो। उस बुक में जो है वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है। जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि आप नहीं, वो तो इस्लाम में बताया जाता है ना कि मरने के बाद नर्क की आग में जलोगे। मरने के बाद नर्क की आग में, नर्क नहीं, जहन्नुम की आग में। तो ये उस बुक में भी कुछ उसी तरह की बातें हुई थी कि जो सिनर्स हैं, जो दोज पीपल हु हैज कमिटेड सिंस, वो जो है वो उनको फायर में जलाया जाएगा, हेल में। मतलब वो एक फायर वाले हेल में रहेंगे। किस में रहेंगे? फायर वाले हेल में। और उनको आइस में सबमर्ज किया जाएगा, आइस के लेक में। देयर वुड बी अ लेक ऑफ आइस एंड इन दैट लेक दे विल बी सबमर्ज्ड। एक आइस का लेक होगा और उसमें उनको डुबोया हो जाएगा, सबमर्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसमें क्या होगा कि उसको सिर्फ गर्दन तक ही वो सबमर्ज किया जाएगा, उससे ऊपर नहीं। गर्दन तक उनको आइस में डुबा के रखा जाएगा और उसमें उनको जलाया भी जाएगा और उनको डुबाया भी जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें, फायर एंड आइस जो है वो एक्चुअली में कोई अच्छी चीज नहीं दिखा रहा है। दोनों ही ये दिखा रहा है कि आपको ये सजा देने वाला चीज है। ये क्या है? पनिशमेंट देने वाला चीज के रूप में इसको डिनोट किया जा रहा है, फायर और आइस को। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि फायर और आइस जो है वो एक्चुअली में सिंबॉलिक पोएम है। तो ये दो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। फायर आपको इस पोएम में सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को। फायर आपको इस पोएम में सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को।
और आइस सिंबलाइज कर रहा है हैटर्ड को, आइस सिंबलाइज कर रहे हैं। Hattered. तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि फायर डिजायर को सिंबलाइज करेगा और आइस हैटर्ड को, क्योंकि फायर और डिजायर राइम करते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए। नहीं, राइमिंग करने से वो सिंबॉलिक करना ये जरूरी थोड़ी होता है। वो तो फायर इस पोएम, ये मेटाफोरिकल पोएम है जो मैं शुरू में बताया। इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज से किसी भी चीज की तुलना कर दी जाती है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। उसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता है कि इस वजह से इससे हम लोग ये डिनोट कर रहे हैं। बट फायर और डिजायर को क्यों, फायर डिजायर को क्यों इसमें डिनोट कर रहा है वो पोएम में पढ़ के आपको पता चल जाएगा। और आइस से हैटर्ड इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कोल्ड स्टेयर, ऐसा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी की तरफ नफरत से देखना, किसी की तरफ नफरत। आइस कोल्ड, ये सब हमेशा ही जो है वो नफरत दिखाता है, हैटर्ड, और नेगेटिविटी प्रेजेंट करता है। जैसे जब भी हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, क्या बोलते हैं? Cool blooded. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोई अच्छे एनिमल को डिनोट नहीं करता है कि अगर किसी का खून ठंडा है तो शांत जानवर होगा और अच्छा होगा, ऐसी जरूरत नहीं है। वो कोल्ड ब्लडेड है, इट मीन्स कि वो डेंजरस है, वो Dangerous. वो हैटर से भरा हुआ है। जैसे स्नेक, वो कोल्ड ब्लडेड है। और जितने भी ये रेप्टाइल्स होते हैं ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और उन सब में से जो सब हानिकारक, मतलब दूसरे लिविंग्स के लिए डेंजरस हैं, हैटर से भरे हुए। तो आइस वर्ड से हैटर दिखाया जा सकता है। और फायर और डिजायर, फायर से डिजायर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इंसानों का जो डिजायर होता है ये आपको कैसे फैलता है, Fire. फायर की तरह। डिजायर कभी खत्म नहीं होता है। इंसानों की डिजायर एक ऐसी चीज है, द डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि उनको अगर ये 5 रुपीज वाला पेन मिला तो वो इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे कि मुझे अच्छा वाला पेन चाहिए, 10 रुपीज वाला। वो मिल जाएगा तो फिर उनको कुछ और चाहिए। सब चीज ऐसे, उनका डिजायर हमेशा बढ़ते रहते हैं समय के साथ और चीजों के साथ। उनको जितना ज्यादा मिलता है, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में ऐसे कहावत है। जवाहरलाल नेहरू ने माइंड के बारे में बोला था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये लागू होता है कि आपको जितना ज्यादा मिलता है आप उतना ही ज्यादा और चाहते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो ये डिजायर हमारा फायर की तरह है कि फायर इतना तेजी से बढ़ता है। अगर हमारे पास बाइक हो गया तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास कार हो जाए। हमारे पास कार हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, कि ये कार हमारा अच्छा नहीं है, ये जो है वो इसमें मज़ा नहीं आता है, हमारे पास BMW और मर्सिडीज का कार होना चाहिए। ऐसे इंसानों की डिज़ायर जो है वो फायर की तरफ बढ़ती रहती हैं। जब आदमी रेंट पे रहता है तो सोचता है कि वो उसका मेरा अपना घर हो जाए। अपना घर जो हो जाता है तो सिस्टम ऐसे ये जगह अच्छा नहीं है, किसी अच्छे जगह पे और अच्छा अपना एक बंगलो होता। बंगलो हो जाने के बाद बहुत बड़ा बंगलो, बड़ा घर होता। एक शहर में घर हो जाने के बाद और दूसरे शहरों में भी घर होने चाहिए, बड़े बड़े शहर। ये इंसानों की डिज़ायर जो है वो फायर की जैसी होती है। फायर तो फिर भी बुझ जाता है, हम लोग उसको पुट आउट कर सकते हैं, लेकिन डिज़ायर तभी बुझता है जब आदमी मर जाता है। ओके, तो फायर का बुझना फायर के मरने की तरह हुआ, और डिज़ायर का बुझना आदमी के मरने की तरह हुआ। तो इसीलिए फायर और डिज़ायर एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ है कि ये भी तभी खत्म होता है जब आप मर जाएंगे, और फायर भी तभी ही खत्म होगा जब वो पूर्ण रूप से बुझ जाएगा, यानी मर जाएगा। तो फायर और डिज़ायर, फायर से डिज़ायर क्यों डिनोट किया जा रहा है और आइस से हैटर्ड क्यों डिनोट किया जा रहा है, ये पता चल गया क्यों किया जा रहा है। फायर से डिज़ायर तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिज़ायर भी तभी मिटेगा जब आदमी मर जाए, और फायर उस समय जब फायर बुझ जाए पूर्ण रूप से। नहीं, फायर और डिजायर में बहुत सारी सिमिलरिटी है। फायर डिजायर की तरह है, बढ़ते रहता है। डिजायर फायर की तरह है कि हमेशा बढ़ते रहता है, और ये बढ़ता है तो कोई अच्छा चीज नहीं है। ये भी जो है वो मतलब दूसरे का नुकसान कराता है। आदमी खुद अपना नुकसान करता है अपने डिजायर को पूर्ति करने के लिए। वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो आग भी बढ़ता है तो अच्छी चीज नहीं, उसके बढ़ने से सब नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। दोनों चीज डिस्ट्रक्शन दिखाता है। ओके, तो फायर और डिजायर को मैं जो चीज बोला हूँ उन सब चीजों की वजह से ही जो है वो
ये डिनोट किया जा रहा है। और आइस हैटर्ड को क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि आइस ऐसे चीजों को दिखाता है जो फुल ऑफ हैटर्ड वाले चीजें होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या आइस जो हमेशा हमेशा ठंडी चीजें जो होती है वो आपकी नफरत दिखाती है। ओके, हमारे अंदर जो है हम दबा के रख लिए बात को, हम गुस्से में आगे नहीं बोले, यानी कि ये हमारे अंदर नफरत बन गया। ओके, आइस हैटर्ड को दिखाता है। अभी आप इस पोएम में देखोगे कि कैसे ये दो चीज जो है, डिजायर और हैटर्ड, ये दो मतलब चीज यहाँ पे इस बुक के अनुसार, डेंटिस और इन्फेनो बुक के अनुसार सीनर्स और उसके लिए है, जो मतलब दुनिया जो खत्म हो जाएगी उसके बाद वाले चीजों के लिए है कि आप जाओगे ये हेल में, उस समय को डिनोट कर रहा है। तो इसमें पोएट क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो हम लोग ये इसी तरह का पोएम है 2 स्टैंजा का, 4 लाइंस का। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसी पोएम्स जो है वो लिखते रहते थे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. नहीं, ये भी रिथमेटिकल पोएम है उसी पोएम की तरह। इसमें जो है वो फायर नहीं, राइम तो जो है वो फायर डिजायर और के साथ किया है, और आइस जो है वो ट्वाइस के साथ किया है। इसमें एक लाइन बीच अल्टरनेटली इसमें उसका वो है। इसका राइम स्कीम क्या है उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसको तुमको बताता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सम से, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड, ये किस चीज में खत्म होगा? फायर में, यानी कि डिजायर की वजह से। किसकी वजह से? डिजायर की वजह से। यानी कि पहले लाइन में आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है, सम से यानी कि सम पीपल, यू नो, कि कुछ लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड जो है वो हमारा वर्ल्ड, द वर्ल्ड यानी आवर वर्ल्ड, ओके, कि हमारा वर्ल्ड खत्म होगा फायर में। इट मीन्स कि हमारा जो अनलिमिटेड डिजायर है, लिमिटलेस डिजायर है हमारे अंदर, ये लिमिटलेस डिजायर की वजह से ही एक दिन दुनिया खत्म होगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है ये बात इस लाइन में जो कही गई है ये सही है कि नहीं? yes. कैसे डिजायर से दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? तो ये जब ज्यादा कुछ मांगने लगे से कुछ ये डेंजरस नहीं, डिजायर की वजह से ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है अभी वर्ल्ड का, और आगे भी होगा। लोगों के अंदर जो डिजायर है ज्यादा से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों का, लोगों के अंदर डिजायर जो है एक्चुअली में किस चीजों का है? मेटेरियलिज्म के प्रति लोगों की डिजायर जो है वो बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब एंडलेस है, लिमिटलेस है, इसका कोई एंड नहीं है मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। धन दौलत और उनके पास बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स के लिए जो है वो जो डिजायर है, उसकी वजह से ही आज जो है वो कोरोना जैसे स्कैंडल फैलाए गए हैं दुनिया को लूटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। इसकी वजह से वो लोग ऐसे ऐसे स्कैम करते रहते हैं, और बहुत तरह के स्कैम, बहुत तरह के स्कैंडल और बहुत तरह के चीजें वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय। अभी सब देखो, जो साइंटिस्ट ने एटम जो मतलब सभी तरह के इन्वेंशंस किए हैं वो अपने डिजायर की वजह से ही किया। साइंटिस्ट लोग जितना भी इन्वेंशन करते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्वेंशन, एसी का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? कि साइंटिस्ट लोग जब भी किसी चीज को इन्वेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले, इन्वेंट करने से पहले वो ये नहीं सोचते कि इसका नुकसान कितना होगा और इसका फायदा कितना होगा, बल्कि वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा और नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसको इन्वेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, और दूसरी कंपनी जो उसको बनाती है उसको मार्केट में लाती है। क्यों? अपने फायदे के लिए। और इसकी वजह से जो है वो दुनिया जो है वो खत्म होगा, क्योंकि वो सब जो इन्वेंशंस हैं, जो नई नई चीजें बनती हैं, जो नई नई इन्वेंशन है, वो नेचर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो वो ये जो ह्यूमंस का अनलिमिटेड डिजायर है, एंडलेस डिजायर है, उसी की वजह से नहीं ये सब होता है कि लोगों को ज्यादा चीजें चाहिए,
तो लोगों का डिजायर ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, ये जो इनफाइनाइट डिजायर है उसकी वजह से तरह तरह की चीजें वो लोग बनाते रहते हैं, जिससे हमारा नेचर खत्म हो रहा है, जिससे प्रकृति खत्म हो रही है, जिसकी वजह से लाइफ अंत में एक दिन अर्थ में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से पोएट बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस का अनलिमिटेड डिजायर है उसकी वजह से एक दिन दुनिया खत्म हो। इस पोएम में आपको फायर की तरह नहीं देखना है, डिजायर देखना है कि हमारा जो ये अनलिमिटेड डिजायर है, इनफाइनाइट डिजायर है, दिस डिजायर विल कॉज द वर्ल्ड टू सीज वन डे। इस डिजायर की वजह से ही एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। पोएट भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया डिजायर की वजह से नहीं, आइस की वजह से खत्म होगी। किसकी वजह से खत्म होगी? आइस की वजह से खत्म होगी, मतलब हैटर्ड की वजह से। हैटर्ड यानी नफरत। तो ऐसे में कैसे खत्म होगी? नफरत से कैसे खत्म होगी? कुछ लोग तो मानते हैं कि डिजायर से खत्म होगा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नफरत से खत्म होगा। कैसे? नफरत मतलब किसी को कुछ देखे उससे नफरत हो गया। हाँ, तो उससे दुनिया कैसे खत्म होगी? यहाँ पे तो दुनिया की खत्म होने की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ये पोएट बात कर रहे हैं दुनिया की, द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया, ये पहले लाइन में आपको समझाया कि दुनिया फायर की वजह से, डिजायर की वजह से खत्म होगा। और अभी कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि दुनिया फायर की वजह से नहीं, आइस की वजह से यानी हैटर्ड की वजह से खत्म होगा। ऐसा कैसे मान रहे हैं? अरे हैटर्ड की वजह से ना सब कुछ हो रहा है। अभी दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सब देश का जो आपस में ये जो हैटर्ड है, नफरत है, जिसकी वजह से वो लोग तरह तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बहुत सारे दूसरे वेपन्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। जो वॉर होता है वो किस चीज की वजह से होता है? युद्ध, हैटर्ड की वजह से। और वॉर तो इतना कैपेबल है कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बोल दो तो क्या? वॉर की वजह से जो है वो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और वॉर के पीछे का कारण क्या है? हैटर्ड, नफरत। तो नफरत में कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि नफरत की वजह से जो पूरी दुनिया खत्म होगी, तो ये उनका मानना सही है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया एक दूसरे के नफरत की वजह से ज्यादा हड़पने की वजह से दूसरे एक कंट्री चाहता है कि बाकी सारे कंट्री को उसका कब्जा हो जाए। ये जो हैटर्ड है उनके अंदर, ये जो नफरत है उनके अंदर एक दूसरे के प्रति, इसकी वजह से वो लोग तरह तरह के वेपन्स बनाते हैं। वैसे वेपन्स जो हमारे नेचर को, हमारे सब चीज को तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, 100% डिमोलिश कर देगा। क्या कर देगा? डिमोलिश। तो ये सब तो नफरत की वजह से दुनिया खत्म होगी, उनका मानना भी सही है। लेकिन अभी पोएट अपना ओपिनियन देगा। ये तो लोगों के बारे में बता रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया फायर में खत्म होगा, कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया आइस में खत्म होगा। लेकिन अभी पोएट बताएगा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अभी जो पोएट है वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि उसको क्या लगता है कि उसको कैसे दुनिया खत्म हो रही है। अभी वो ये बता रहा है कि उसका अपना खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, किस चीज का? डिजायर का यानी फायर का। मतलब जो ये डिजायर है, जो लोगों के अंदर जो इनफाइनाइट डिजायर है, इसका ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, ओके, इसका मतलब है कि जो उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आई हैव टेस्टेड मतलब कि वो डिजायर को टेस्ट नहीं किया है, उसका जो ये एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, कि उसका अपना खुद का जो ये अनुभव रहा है कि लोगों के अंदर कैसे ये इनफाइनाइट डिजायर है और इससे कैसे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, कितना बड़ा ये डिस्ट्रक्टिव चीज है। तो इसका जो अपना एक्सपीरियंस से वो ये बता रहा है कि अपने एक्सपीरियंस से वो किन लोगों के साथ हैं? डिजायर, जो लोग ये समझते हैं कि डिजायर की वजह से दुनिया खत्म होगी, उन लोगों के साथ है। मतलब इसको भी यही लगता है, सिंपल भाषा में अगर बोले कि इसका भी यही ओपिनियन है कि दुनिया किससे खत्म होगा? डिजायर से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि ये भी उन लोगों के साथ हैं जो ये सोचते हैं कि दुनिया डिजायर की वजह से खत्म होगी। ओके, आप किन लोगों के साथ हैं? उन लोगों के साथ जो ये सोचते हैं कि दुनिया डिजायर की वजह से खत्म होगी, या फिर उन लोगों के साथ जो ये सोचते हैं कि दुनिया नफरत से खत्म होगी?
ये दोनों चीजें खत्म होने का ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, मैंने भी इसलिए पहले बता दे, फायर भी जो है वो आपको जलाएगा वहाँ नर्क में, और आइस में आप आधा गर्दन तक डूबे रहेंगे। दोनों ही चीजों से दुनिया खत्म होगी, दोनों ही चीजों से दुनिया खत्म होने के बराबर, दोनों ही आपस में लिंक्ड भी है, इंटरलिंक्ड है। अभी ये जो नफरत है दूसरे के प्रति, ये भी तो मेटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से ही है ना, ज्यादा हड़पने, कब्जा करने की वजह से। तो नफरत और ये क्या नाम है इसका, डिजायर, दोनों की वजह से दुनिया खत्म होगी। लेकिन अपना ओपिनियन देना है ना, आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस किसका है? ज्यादा चांसेस और डिजायर का है, वाले हेटर्ड का। ये हेटर्ड की वजह से नहीं, ये जो अनलिमिटेड, मेरा है ओपिनियन कि अनलिमिटेड, ये जो इंसानों का जो इनफाइनाइट डिजायर है, अनंत इच्छाएं पाने, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जो भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है कि जब पृथ्वी पर से लाइफ खत्म हो जाएगी। ह्यूमन नॉलेज में एक ही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, कहाँ पे? अर्थ पे। और जिन जिन चीजों की वजह से लाइफ है, उन सब चीजों को इंसान डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने लालच की वजह से, कि इन सब चीजों की वजह से लाइफ है अर्थ पे। ट्रीज, प्लांट्स हो गया, लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गया, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, ये सब चीजों की वजह से अर्थ पे लाइफ चलता है। जो और जो इसका सनलाइट, सन से जो इसका मतलब सही डिस्टेंस पे अर्थ है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अरे अडोप्टेबल, जो जितना दूरी सन के साथ होना चाहिए उतने ही दूरी पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्थ पे न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, उसकी वजह से अर्थ पे लाइफ है। लेकिन इंसान जो है वो यहाँ का जो नेचुरल का एक बैलेंस है उसको बिगाड़ रहा है। इंसानों की वजह से सारे एनिमल्स धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इंसानों ने सारे ट्रीज, सारे फॉरेस्ट जो है वो काट दिए, डिमोलिश कर दिए। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो अर्थ पर से लाइफ जितना टाइम में खत्म होता है उससे बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो मेरा भी यही मानना है कि डिजायर की वजह से दुनिया खत्म होगी। अभी हम लोग सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे कि पोएट इसको कुछ बचाने का उपाय बताया है कि, और वो क्या बता रहे हैं। बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction it is also great and would suffice. देखो ये जो सफाइस वर्ड है, ये ट्वाइस के साथ वो हो रहा है राइम, ओके। तो ये पोएम इसलिए भी ना सिखाया जाता है ताकि आप ऐसे ऐसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाएं। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक सफाइस होगा क्योंकि इसका ट्वाइस है। ये पेरिश है, ये पेरिश मीन्स होता है एंड, डिमोलिश होना। क्या होना? डिमोलिश होना। जब कोई भी चीज खत्म हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उसको हम लोग पेरिश होना बोलते हैं, ओके। पेरिश। एंड इसमें और कोई हार्ड वर्ड नहीं है। सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट। अभी सेकेंड स्टेंजा में आपको पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अभी देखो पोएट सेकंड स्टेंजा में ये बता रहे हैं कि अभी तो उसको लगता है पर्सनली, उसका पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया फायर की वजह से खत्म होगा, डिजायर की वजह से। लेकिन अभी वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो दुनिया 2 बार खत्म होती है तो दूसरी बार वो हैटर्ड की वजह से भी खत्म हो सकती है। यानी कि हम लोग जो पहले स्टेंजा में कंक्लूजन में पहुंचे थे कि दोनों की वजह से ही दुनिया के खत्म होने के बराबर चांस है, उसी बात को ये जस्टिफाई कर रहा है पोएट सेकंड स्टेंजा में। उसका ये भी कहना है कि मान लो कि अगर दुनिया 2 बार खत्म होती है तो दूसरी बार किस वजह से खत्म होगी? दूसरी बार हैटर्ड की वजह से। यानी कि हैटर्ड और डिजायर दोनों बराबर रिस्पॉन्सिबल है दुनिया के खत्म होने के पीछे। ये पोएट यहाँ पे 100 अभी वो जस्टिफाई कर रहा है इस बात को। वो बोल रहा है कि अगर दुनिया को दूसरी बार अगर खत्म होना होगा, दूसरी बार अगर उसको पेरिस होना होगा, तो दूसरी बार वो हैटर्ड की वजह से, जो हैटर्ड के पास भी इतना क्षमता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, यानी इसको हैटर्ड का भी इतना एक्सपीरियंस है। जैसे अभी ये इसमें बताया कि मुझे डिजायर का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं उन लोगों के साथ जिनको लगता है डिजायर की वजह से दुनिया खत्म होगा,
तो अभी ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि हैटर्ड का भी मुझे इतना नॉलेज है, आई थिंक आई नो इनफ, यानी कि इसके पास ये हैटर्ड का भी इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो इसको लगता है कि दुनिया, तो इसीलिए जो लोग टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो लोग ये बोलते हैं कि आइस कारण रहेगा वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, उनका कहने का भी चांसेस ग्रेट है, मतलब उनका भी ये बात बिल्कुल सही है, ये भी इनफ है एंड वुड सफाइस, दुनिया को ख़त्म करने के लिए हैटर्ड भी काफ़ी है, यानी हैटर्ड और डिज़ायर दोनों दुनिया को जो है वो ख़त्म कर सकता है, और इन दोनों की वजह से ही दुनिया ख़त्म होगा नहीं, मतलब दुनिया अपने एंड की तरफ जा ही रहा है, क्योंकि ये साइकिल ऑफ टाइम है जिसमें ये देखो, ये अगर साइकिल ऑफ टाइम है तो यहाँ पे आपका बिगिनिंग रहता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, और यहाँ पे आपका ये बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही होता है ये सर्क्यूलर मोशन में, कि यहाँ से चलते हुए ऐसे दुनिया आगे बढ़ेगी समय, और ऐसे ऐसे करके जो इवॉल्व समय के साथ जैसे होना है कि शुरू में सब एनिमल्स, सभी तरह के लिविंग बींग्स का एग्जिस्टेंस होगा, धीरे धीरे करके सब इवॉल्व होगा समय के साथ, और फिर सब अपने अंत की तरफ जो है वो आ जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा, और एंड होने के बाद फिर से सब कुछ शुरू होगा। ये साइकिल, उसको हम लोग चाहें या ना चाहें, हम लोग अगर बर्बाद नहीं भी करते फिर भी समय के साथ जो यूनिवर्स में बदलाव हो रहे हैं, सन का जो साइज ग्रो हो रहा है, तो सन का लाइट धीरे धीरे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ेगा ही, हम प्लांट्स काटें या ना काटें, ये सब जो होना है जैसे वो होता ही है। ओके, तो ये दोनों पोएम आप समझ गए? बहुत ही सिंपल छोटा सा शॉर्ट पोएम था, लेकिन जिसमें बातें बड़ी बड़ी कही गई हैं, इससे हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है कि ज़्यादा बड़े और लंबे पोएम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत बात सिखाने के लिए। इस दो छोटे छोटे पोएम में ही आपको कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई गई हैं। क्या क्या सिखाया गया वो तो समझ में आ ही गया। गुड, चलो इस दोनों पोएम को समराइज करके आ जाना है कल, समरी लिख के, वो होमवर्क है।